जय हिंद। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिफेंस प्रेप एजुकेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम बात करेंगे गैट पेपर के एनालिसिस की। जैसा कि पता है कि पार्ट वन में हमने 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया था गैट के जीके पेपर का। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ई संजीवनी द फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद द। कि ई संजीवनी फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको अभी अभी किसके साथ जोड़ा गया है या किसके साथ मर्ज या इंटीग्रेट कर दिया गया है। उसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सबसे पहले हम ई संजीवनी की बात करते हैं कि ई संजीवनी क्या है। ई संजीवनी है जो ई संजीवनी, ये 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ चिकित्सा की ये स्कीम है। इसको सबसे पहले जिस स्टेट ने लॉन्च किया वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब इस ई संजीवनी स्कीम का काम क्या है या फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस क्या है। ई संजीवनी में दो तरह के ऑप्शंस है, एक तो डॉक्टर से डॉक्टर, दूसरा है डॉक्टर से पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर से डॉक्टर है जो ये रिसर्च पर्पज के लिए, डॉक्टर से पेशेंट है जो इसमें क्या है कि पेशेंट डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकता है। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा, डॉक्टर उसको मेडिसिन या उसके प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा और उसके मेडिसिन प्रिस्क्रिप्ट कर देगा, प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। तो ई संजीवनी स्कीम का ये मतलब है कि जो पेशेंट है या आम जनता है वो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती है। टेली मतलब ऑनलाइन, मेडिसिन मतलब मेडिकल से रिलेटेड सर्विस ले सकते हैं फ्री में। तो ये जो स्कीम है इसको 2022 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जोड़ दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम का मिनिस्ट्री का ही स्कीम है और ई संजीवनी भी मिनिस्ट्री की स्कीम है और दोनों डिजिटल से रिलेटेड है। तो इन दोनों को जोड़ के हमारा जो मेडिकल या मेडिसिन का जो सेक्टर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। Which of the following statements about Shrestha scheme launched recently by the government of India is correct? कि जो श्रेष्ठा स्कीम गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है उसके बारे में हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। सबसे पहले तो श्रेष्ठा स्कीम है जो इसको जिसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। श्रेष्ठा स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब श्रेष्ठा स्कीम की जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ये श्रेष्ठा की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, दिस स्कीम इज फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। यही इस स्कीम का नाम है और पहला ऑप्शन भी हमें यही दिया गया है कि रेजिडेंशियल एजुकेशन मतलब उसी इंस्टीट्यूट में हॉस्टल की सुविधा होगी स्टूडेंट्स के लिए जिनको हाई स्कूल में एडमिशन लेना, लेकिन ये कुछ टारगेटेड एरिया स्पेसिफिक एरियाज के लिए ही स्कीम है। सेकेंड है जो इट प्रोवाइड्स फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस फॉर पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। ये जो स्कीम है ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी लेकिन इंटेलिजेंट और मेरिटोरियस स्टूडेंट को, या फिर लेकिन जो गरीब होंगे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये जो स्कीम है ये क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए है एससी कैटेगरी या शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें जो एडमिशन है 9th और 11th क्लास में होगा। इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा श्रेष्ठा स्कीम के लिए जिसको कि एनटीए कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। तो अब इसमें हमें क्या दिया हुआ, मेरिटोरियस भी दिया हुआ। इसमें मेरिटोरियस का कोई लेना देना नहीं, आपके 9th में कितने परसेंट है, 8th में कितने, 10th में कितने, कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना है जो कि एनटीए करवाएगी। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो आप इस स्कीम के अंडर आ जाओगे, आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें सेकंड है जो पुअर शेड्यूल कास्ट,
कि इसमें ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने कुछ मॉनेटरी क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं कि 2.5 लाख से ऊपर इनकम होने पर उनको नहीं इस स्कीम में लिया जाएगा। तो ये मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए नहीं है, सबके लिए, लेकिन ये पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। In a recent judgment, the Supreme Court of India directed that every protected forest, national park, and wildlife sanctuary across the country should have a mandatory eco-sensitive zone of a minimum of। हमें पता है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारे गवर्नमेंट के या हमारे कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या क्रिटिकल एसेट्स है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं इको सेंसिटिव जोन्स की बात कर रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होता है, मान लीजिए ये कोई फॉरेस्ट एरिया है, तो इसके आसपास का, ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, तो इसके आसपास की कुछ बाउंड्री को डिसाइड कर दिया जाता है कि ये इस फॉरेस्ट के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, यहाँ पे अगर कोई स्कीम कोई लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो डेवलपमेंट है, या फिर यहाँ पे कोई भी माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग है जो इस एरिया में हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, सराउंडिंग एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया लिखा है, या एक मिनिमम बताया कि इतनी बाउंड्री है जो इको सेंसिटिव जोन में होगी। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम डीमार्केट बाउंड्री। मान लीजिए फॉरेस्ट की बाउंड्री है, तो यहाँ से स्टार्ट होके 1 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है इसके चारों तरफ का, वो क्या होगा, इको सेंसिटिव होगा। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टूम्ब ऑफ सैंड। तो टूम्ब ऑफ सैंड बुक है जो, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है रिसेंटली, बुकर प्राइज मिला है रिसेंटली, इंटरनेशनल बुकर प्राइज टूम्ब ऑफ सैंड को। इसको जिसने लिखा है वो है गीतांजलि श्री, जो कि बॉम्बे में है। इन्होंने एक्चुअली हिंदी में ही लिखा था, जिसका नाम था रेत समाधि। रेत समाधि इसका नाम था, और इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, जिसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था उसका नाम था डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने रेत समाधि को टूम्ब ऑफ सैंड में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज है जो, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर के लिए नहीं दिया जाता। तो रेत समाधि को जैसे टूम्ब ऑफ सैंड बनाया या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसको बुकर प्राइज मिल गया। तो रेत टूम्ब ऑफ सैंड जो लिखा है गीतांजलि श्री ने लिखा है। Who among the following invented the flying shuttle? ये फ्लाइंग शटल है जो वीविंग और स्पिनिंग से रिलेटेड है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था या फिर नए नए इनोवेशन हो रहे थे, तो फ्लाइंग शटल का जिन्होंने इन्वेंशन किया था वो थे जॉन के। तो इसका जो राइट आंसर है जॉन के। इसके अलावा जो जेम्स हारग्रीव्स है, जेम्स हारग्रीव्स, इन्होंने स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया था। स्पिनिंग जेनी का इन्होंने इन्वेंशन किया था कि स्पिनिंग जेनी में क्या होता है कि एक मशीन पे एक साथ कई सारी स्पिनिंग हो सकती है। इसके अलावा जो आर्कराइट हैं, रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने भी स्पिनिंग मशीन का ही इन्वेंशन किया था, स्पिनिंग मशीन। लेकिन ये क्या थी, बहुत क्विक थी कि यहाँ पे काम बहुत जल्दी हो सकते थे। जो हम्फ्री डेवी है, ये केमिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे नए नए केमिकल्स का इन्वेंशन किया था। Where did Netaji Subhash Chandra Bose announce the formation of Government of Free India in 1943? कि आजाद हिंद सरकार 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहां बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर में बनाई थी। Who among the following introduced the objective resolution in the Constituent Assembly on 13th December 1946? एज वी नो कि हमारी जो फर्स्ट सिटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो 9 दिसंबर थी, ठीक है, और 13 दिसंबर को हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लाने वाले जो हमारे लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, अब इनका बताना क्या, फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, कि हमें इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी।
तो जैसा कि हमें पता है कि जो गांधी इरविन पैक्ट है, अगर हमें पता है कि शहीद भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई थी, शहीद आजम भगत सिंह को, तो वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, 23 मार्च 1931। तो गांधी इरविन पैक्ट जो उनकी फांसी से जस्ट पहले हुआ था, मतलब 5 मार्च 1931। और सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुई थी, कि गांधी जी ने जो एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था जिसके लीडर थे गांधी जी। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक, ठीक है। फिर पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, की पीजेंट मूवमेंट है जो बारदोली का, वो कब हुआ? पीजेंट मूवमेंट हुआ जो बारदोली का 1928 को हुआ। इसके जो लीडर थे वो वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा, जिसको खेड़ा का मूवमेंट था जो इनको लीड किया था गांधी जी ने, जो 1918 में हुआ था, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये चारों का ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ है। तो अब हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले हुआ खेड़ा। तो खेड़ा कहाँ पे है? ये रहा। फिर उसके बाद हुआ पीजेंट, सबसे पहले हुआ खेड़ा, सॉरी, सबसे पहले हुआ खेड़ा। फिर उसके बाद पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट। फिर इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनियनिस्ट पार्टी इज आर करेक्ट? यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी है जो पंजाब की पार्टी थी जब पंजाब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। एक सिंगल पंजाब हुआ करता, यूनाइटेड पंजाब था, तो वहां पे ये एक यूनियनिस्ट पार्टी थी जो कि लैंड होल्डर्स ने मिलकर बनाई थी। वो जो लैंड होल्डर्स थे वो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और हिंदू भी थे। सारे लैंड होल्डर्स ने, बड़े बड़े जमींदार ने मिलकर एक यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने फायदे के लिए उसको यूज में लेते थे। हालांकि यूनियनिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो सीएम थे, वो सारे के सारे मुस्लिम थे, लेकिन उनको हिंदू और सिख लैंड होल्डर्स की फुल सपोर्ट थी या फुल बैकिंग थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, इट वाज ए पॉलिटिकल पार्टी, यस इट वाज ए पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स इन पंजाब, यस पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंट करती थी लैंड होल्डर्स का पंजाब में इंटरेस्ट। फिर इसके बाद है, इट वाज अपोज टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान, यस इट वाज अपोज टू द आइडिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस के अगेंस्ट थी, मुस्लिम लीग के भी अगेंस्ट थी, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्टर थी, ब्रिटिश की ये सपोर्टर थी, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती थी, ये उस चीज को सपोर्ट करते, जैसे साइमन कमीशन का भी इन्होंने सपोर्ट किया। और जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर थे। और इसके जो सीएम थे पहले सिकंदर हयात खान थे, और एंड में जब ये उस सिकंदर हयात खान के टाइम पे तो ये पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी पंजाब में, लेकिन बाद में एंड में आके 1945 1946 में मुस्लिम लीग आके ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो यूनियनिस्ट पार्टी है जो वो हार गई थी। उस टाइम पे जो इसके लीडर थे खिजर हयात खान थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। Which among the following has initiated a nationwide flagship campaign, Puneet Sagar Abhiyan, to clean seashores, beaches and other water bodies of plastic and other waste material? तो इस स्कीम को जिसने लॉन्च किया है वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। इसको लगभग 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका काम था कि यहाँ पे इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए, प्लास्टिक को हटाने के लिए लेक्स, रिवर्स, सीशोर, बीचेस या जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको क्लीन किया जाएगा। तो ये एक ड्राइव चलाई गई थी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की तरफ से। इसके अलावा वो ऐसे राइटिंग, आर्टिकल्स और नुक्कड़ नाटक टाइप के भी इवेंट्स करवाते थे, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। और ये जो स्कीम है वो 4 जून 2022 तक चली थी। 4 जून को क्या होता है, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। तो 4 जून 2022 तक ये स्कीम फुल इंथुसियाज्म के साथ चली थी, 2021 से लेके 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following was the host country of the United Nations World Environment Day 2022? कि 2022 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री थी? 2022 जो इन्वायरमेंट डे है ये 49th इन्वायरमेंट डे है, 49th वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये। और फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था जो वो 1973 में
स्टार्ट किया गया था, और 2022 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जिसको होस्ट किया है स्वीडन ने, तो इसका राइट आंसर है जो स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स वर डीकमीशन्ड इन जून 2022? ये लगभग 40-45 साल की सर्विस के बाद इनको डीकमीशन किया गया है। तो ये जो दो शिप है वो एक तो निशांक है, दूसरा आईएनएस अक्षय है। तो इसका राइट आंसर है जो बी है। इंडिया साइंड ए डील विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू सप्लाई MH-60R हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन नेवी? कि किस कंट्री के साथ इंडिया की डील साइन हुई है MH-60R हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करवाने के लिए? MH-60R हेलीकॉप्टर जो बेसिकली नेवल फोर्सेस के लिए ही बनाए गए हैं। इसको जिसने बनाया है वो लॉकहीड मार्टिन है, यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इनको बनाया है। ये यूएसए का इसका राइट आंसर है, यूएसए की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, अभी इन्होंने 2022 में इंडिया को 2 MH दिए हैं और 2025 तक इंडिया को 24 MH दे दिए जाएंगे, जिससे कि इंडिया की डिफेंस सेक्टर में और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नेवल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया डिफेंस द टर्म सूरत एंड उदयगिरी रेफर्स टू? ये जो सूरत और उदयगिरी है इसका क्या मतलब है? पहला है कोस्ट गार्ड पेट्रोल बोट्स, कार्गो हेलीकॉप्टर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स। की सूरत और उदयगिरी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों के दोनों वॉरशिप्स है। सूरत है जो सूरत प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के अंडर बनाया गया, प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के अंडर बनाया गया है, जो कि सेल्फ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। उसके अलावा फिर उदयगिरी है। उदयगिरी पहले वाली पुरानी उदयगिरी का एक एडवांस फॉर्म है, इसको जो बनाया गया है प्रोजेक्ट 70A फ्रीगेट के अंडर में। ये पुरानी उदयगिरी का एडवांस फॉर्म है कि इससे भी हमारी जो डिफेंस है, इंडियन डिफेंस है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हुई है, नेवल डिफेंस हमारी और ज्यादा स्ट्रांग हुई। तो इंडिया आने वाले टाइम में वर्ल्ड में एक डिफेंस के सेक्टर में, डिफेंस का आप एक्सपोर्टर मान लीजिए या फिर एक डिफेंस के सेक्टर में बहुत उभरती हुई बड़ी पावर है। Who among the following laid the foundation of the विजयनगर अंपायर? की फाउंडेशन या फाउंडर कौन है विजयनगर अंपायर के? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का जिन्होंने विजयनगर अंपायर के जो कि फाउंडर है, ये दोनों भाई थे। इन्होंने लगभग 1336 में विजयनगर अंपायर की नींव रखी थी, इसको फाउंड किया था। और ये संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इसका जो एंड है या जिसके बाद इसका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, तो वो 1565 के बैटल के बाद, जिसको बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहते हैं, बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी भी कहते हैं। इनकी जो कैपिटल थी वो हम्पी थी, जो कि आजकल कर्नाटका में है। तो जो विजयनगर अंपायर है वो डेक्कन एरिया में और कर्नाटका के एरिया में आता है, जो कि इनकी कैपिटल हम्पी थी। द बुक कलीला व दिमना इज एन अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ? कि कलीला व दिमना जो बुक है ये कौन सी बुक की अरेबिक ट्रांसलेशन है? कि कलीला व दिमना एक इंडियन बुक थी, उससे उसको अरबी में ट्रांसलेट करके उसको नाम जो है कलीला व दिमना दे दिया गया। तो ये है पंचतंत्र। पंचतंत्र को जब अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम कलीला व दिमना कर दिया गया। Who among the following initiated the भूदान मूवमेंट? तो भूदान मूवमेंट वाला, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि भूदान मूवमेंट का क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, पिछले 3-4 बार आ चुका है। पिछले पेपर में ही आया था कि पोचमपल्ली का 1951 का पोचमपल्ली का इंसिडेंट किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो वो भूदान से रिलेटेड है। तो भूदान को जिन्होंने इनिशिएट किया था वो विनोबा भावे जी थे। उन्होंने 1951 में पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया, ठीक है, भूदान मूवमेंट को। और राम प्रसाद बिस्मिल को हमें पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर थे ये। इसके अलावा इन्होंने काकोरी इंसिडेंट में भी ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का हमें पता है कि खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, इन सबसे जुड़े हुए थे। कानू मुर्मू है जो वो संथाल रेबेलियन के लीडर थे। संथाल मूवमेंट हुआ था या संथाल रेबेलियन जो हुआ था उसके लीडर थे जो कानू और सिद्धू मुर्मू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया वाज नॉट क्रॉस्ड बाय अलेक्जेंडर एंड इज हिज आर्मी? ऐसी कौन सी रिवर है जिसको अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी क्रॉस ही नहीं कर पाए? सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइफासिस कौन सी रिवर को कहते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी की बात हो रही है, तो
मतलब ये सिंधु या इंडस रिवर की और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है कि इन्हीं चारों में से ये सारी की सारी जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी ही होंगी। तो हाइफासिस है, जो हाइफासिस कहा जाता था ब्यास, ठीक है। मैसिडोनियन लैंग्वेज में इसको हाइफासिस कहते थे, जो कि आजकल ब्यास है, जिसको संस्कृत में विपाशा कहते हैं, ठीक है। ऐसे साइंस है जो ये चिनाब को कहा जाता था, ऐसे साइंस चिनाब को कहा जाता था, जिसको कि संस्कृत में अस्किनी कहते हैं, ठीक है। सेम हाइड्रोइड्स है जो हाइड्रोइड्स है जो रावी को कहते हैं, हाइड्रोइड्स रावी को, जिसको संस्कृत में पुरुषनी कहते हैं, पुरुषनी, ठीक है। हाइडास्पेस है जो हाइडास्पेस, ये झेलम को कहा जाता था, जिसको संस्कृत में वितस्ता कहते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी के लिए एक बहुत ही फेमस टर्म है, जिसका नाम है हाइफासिस म्यूटिन, हाइफासिस म्यूटिन। जैसा कि हमें पता है कि पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में वॉर हुआ और पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन एंड में पोरस अलेक्जेंडर से हार गया था। लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर अलेक्जेंडर ने पूरा का पूरा अंपायर पोरस को वापस दे दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी आर्मी ब्यास रिवर पे आई, वो उसको क्रॉस करने वाली थी, और उसके अलावा उसी टाइम पे जो मगध का जो साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसके पास अलेक्जेंडर से ज्यादा बड़ी आर्मी थी। तो जैसे ही अलेक्जेंडर की आर्मी को पता चला कि मगध अंपायर है जो बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ वहां अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसको इंडिया आए, या फिर जब वो वॉर पे निकले थे उसको बहुत टाइम हो चुका था, वो वॉर वियरी हो चुके थे और होम सिक हो चुके थे, वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चले जाएं। तो वहां अलेक्जेंडर की आर्मी ने हाइफेसिस रिवर के ऊपर म्यूटिनी कर दी कि वो अलेक्जेंडर के ही अगेंस्ट हो गई कि हम इस रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का जो अंपायर है वो बहुत स्ट्रांग है, हम उनसे फाइट नहीं कर सकते, हमें वापस घर जाना है। तो इसीलिए इसको हाइफासिस म्यूटिनी कहते हैं, या फिर उन्होंने ब्यास के किनारे आकर उसको क्रॉस करने से मना कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। Who among the following has described the medieval Indian postal system as of two kinds, the horse post called uluk, the foot post called दावा? कि कौन से मिडाइवल राइटर ने हॉर्स पोस्ट की, जो हॉर्स के थ्रू पोस्ट जाती थी, उसको उलूक का है, और जो पैदल लोग पोस्ट लेके जाते थे उसको दावा का। जैसा कि हमें पता है कि चारों के चारों राइटर ही, ये चारों के चारों जो ट्रेवलर है वो इंडिया आए थे। सबसे पहले हम लोग अल ब्रूनी की बात करते हैं। तो अल ब्रूनी 1017 में इंडिया आए थे। तो इन्होंने तहरीक अल हिंद नाम की बुक लिखी थी, तहरीक अल हिंद नाम की बुक लिखी थी। उसके अलावा जो डुआर्टे बारबोसा, ये पोर्टुगीज से, डुआर्टे बारबोसा जो पोर्टुगीज से, और अल ब्रूनी है जो वो ईरानियन, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी बुक ऑफ डुआर्टे, बुक ऑफ डुआर्टे 1516 में। इसके अलावा इब्न बतूता है जो कि मोरक्कन ट्रेवलर थे, ये जो इंडिया में आए थे 1333 में आए थे। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी रिहल्ला, रिहल्ला नाम की इन्होंने एक बुक लिखी थी। इसके अलावा सैदी अली रीस है जो ये 1550 में आए थे, ये ऑटोमन अंपायर से बिलोंग करते थे, जो कि टर्किश अंपायर था, जिसको ओस्मानियन अंपायर भी कहते हैं। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी मिरात उल ममालिक, मिरात उल ममालिक। तो इन दो टर्म की जिन्होंने डिस्कशन किया है अपनी बुक में, बताया है कि उलूक और दावा क्या है, तो वो है इब्न बतूता की रिहल्ला। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर फायर अल्टार्स आर फाउंड? हड़प्पन साइट, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो वहां पे यज्ञ वेदी या फायर अल्टार कहां पे मिले हैं? उसका राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान इंडिया में है, हड़प्पा सिंध में है, मोहनजोदारो सिंध में है, राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी, कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी की डेंसिटी का जो इनमें स्टेटमेंट्स है वो कौन सा राइट है? इसमें इन्होंने क्या लिखा, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, के ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट राइट है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन, जब किसी एरिया की टोटल पॉपुलेशन को वहां के कल्टीवेबल एरिया या कृषि योग्य एरिया से, कल्टीवेबल एरिया से या नेट बोए गए एरिया से डिवाइड किया जाता है, टोटल जनसंख्या को टोटल बोए गए एरिया से
डिवाइड किया जाता है तो उसको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। फिर एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी में क्या होता है कि जो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को नेट कल्टीवेबल एरिया से जब डिवाइड किया जाता है तो उसको एग्रीकल्चरल डेंसिटी कहते हैं। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन को जब टोटल एरिया से डिवाइड किया जाता है, जैसे हमें इंडिया की टोटल पॉपुलेशन बतानी है तो हम इसकी पूरी पॉपुलेशन को इंडिया के पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 350 360 के आसपास है। सेम अगर हमें इंडिया की एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकालनी हो तो जितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है उस पॉपुलेशन को टोटल एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो टोटल एग्रीकल्चरल डेंसिटी आ जाएगी। फिर अगर हमें इंडिया की फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसको कल्टीवेबल एरिया से डिवाइड कर देंगे। हम लोग बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड को उसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेबल एरिया को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं तो उसमें इंडिया के पूरे एरिया को, चाहे वो वेस्ट लैंड है चाहे वो कल्टीवेबल लैंड है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, की तीनों के तीनों राइट है। द फॉर्मेशन ऑफ टॉर्स ऑन स्मॉल रॉकी हिल्स इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है कि टॉर्स किससे रिलेटेड है? डोलोमाइट और लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो ये जिससे रिलेटेड है वो कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है, कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोनिक वाटर में घुल जाते हैं। एलुवियल की बात करें तो ये रिवर से रिलेटेड, ठीक है, रिवर से रिलेटेड है। टोर्स है जो ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन भी क्या बचता है? ग्रेनाइट। तो राइट आंसर है जो हमारा ग्रेनाइट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन, तो इसमें क्या बोला गया? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसे कि हमें पता है कि एंटी साइक्लोन्स है जो उसका जो सेंटर है वो हाई प्रेशर होता है। इसका जो सेंटर है वो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने के कारण इसके अंदर से बाहर की तरफ एयर का मूवमेंट होगा। एंटी साइक्लोन्स में बाहर की तरफ इसका लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या है? एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम। यस, दीज आर हाई प्रेशर सिस्टम, क्योंकि इसका जो सेंटर होता है वही डिसाइड करता है कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर। जैसे हम लोग साइक्लोन की बात करें तो उनका जो सेंटर है लो प्रेशर होता है तो उसको हम लोग लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। तो एंटी साइक्लोन्स का सेंटर हाई प्रेशर होता है तो इसको हाई प्रेशर सिस्टम कहते हैं। एयर इन द सेंटर ऑफ सिस्टम मस्ट बी सबसाइडिंग, कि जहां पे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसका सेंटर हाई प्रेशर और लो प्रेशर होने के कारण इसकी एयर अंदर से बाहर की तरफ तो जा रही है, लेकिन इस एरिया में एयर फिल करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें एयर लानी पड़ेगी। तो वो एयर कहां से आएगी? अपर एटमॉस्फेयर से लोअर एटमॉस्फेयर की तरफ आएगी, जो कि इस एरिया को फिल कर देगी। तो यहाँ पे एयर सबसाइडिंग होती है। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। आगे क्या? एंटी साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जिंग विंड। कि कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जब विंड एक सारी डायरेक्शन से आके, सभी डायरेक्शन से आके एक जगह पे मिलती है तो उसको कन्वर्जिंग विंड्स कहते हैं। और जब एयर एक जगह से बाहर की तरफ निकलती है तो उसको डाइवर्जिंग विंड्स कहते हैं। तो एंटी साइक्लोन का मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एंटी साइक्लोन में डाइवर्जिंग विंड्स होती हैं। तो ये आंसर राइट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आएगा बी, की दो स्टेटमेंट इसमें राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, या फिर भंगुर है इसकी प्रकृति? यस, इट्स ब्रिटल इन नेचर। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर, वेयर इज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। तो हमें बताना कि करेक्ट आंसर क्या है। ये राइट है कि अर्थ का क्रस्ट है जो ब्रिटल है। अब ओशियनिक क्रस्ट की इसने 15 किलोमीटर यहाँ पे बता रखी है, यहाँ पे 30 किलोमीटर बता रखी है। यू विल वंडर कि ये अलग अलग कैसे हो सकती है? ये तो सेम होनी चाहिए क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये मान लीजिए हमारा लैंड एरिया है और ये हमारा ओशियनिक एरिया है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, और लैंड एरिया पे हमारे माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये मान लीजिए यहाँ तक मेरी क्रस्ट है और नीचे मेंटल है। तो ये मेरा जो कॉन्टिनेंटल एरिया है इसमें ए और बी पॉइंट है। इसमें क्या कहा है कि इसकी जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर है। यस, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल एरिया यहाँ पे जो थिकनेस है वो
ज्यादा होती है और 30 किलोमीटर के अराउंड है, जबकि ओशियनिक जो हमारे मेरा एरिया है उसमें जो सरफेस है वो नीचे है। तो इसके बीच की ए और बी के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है या फिर थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वे कितनी है, लगभग 15 किलोमीटर। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो राइट है। Next question: In January 2020, the administration of which of the following union territories has been merged together? कि जनवरी 2020 में किन किन यूनियन टेरिटरीज को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया है? तो ये यूनियन टेरिटरी मर्जर एक्ट 2019 के अंदर इनको मिला दिया गया है। तो ये जो दो यूनियन टेरिटरीज जिनको मिलाया गया है वो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव है। ये दोनों ही गुजरात के दादरा एंड नगर हवेली तो गुजरात के अंदर है और दमन एंड दीव गुजरात के बॉर्डर पे। तो इन दोनों को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, जिसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए एनडीए के। तो मैंने जितना अपनी ऑफलाइन क्लास में करवाया था उसमें लगभग 30+ क्वेश्चन जो मेरे क्लास नोट से डायरेक्टली इस पेपर में आए हैं। तो हमारा जो अगला बैच है वो 12 सितंबर 2022 से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जयपुर में। यू कैन चेक आवर लोकेशन ऑन इन डिस्क्रिप्शन। तो आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कभी भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।